हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो CISF की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें कांस्टेबल फायर के आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें अपना फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है नोटिस बोर्ड। उसके नीचे आप यहां पर देखेंगे दो ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर 2024 इन CISF इंग्लिश। इसी तरह से नीचे मिलेगा हिंदी। इसका मतलब है कि आप इसकी अगर नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी या इंग्लिश में अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये अपना फॉर्म भरना है तो राइट साइड में आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। राइट साइड में आप देखेंगे करंट ओपनिंग्स। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है या फिर कांस्टेबल फायर के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अपना नया फॉर्म भरने के लिए आप लेफ्ट साइड में देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके नीचे आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नेम डालेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर अपना वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हैव यू एवर चेंज नेम। अगर आपका नेम चेंज है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका नेम चेंज हो गया है उस पर आप क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप फादर नेम डालेंगे। उसके बाद दोबारा से फादर नेम डालकर वेरीफाई करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर अपनी मदर का नाम डालेंगे और यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना जो भी आपका सन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मंथ जो महीना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट या दिनांक जो भी है उस पर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से वही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई जेंडर में आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका यहाँ पर जेंडर है। उसके बाद एंटर लेटर एज सोन्स। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर डालेंगे और क्लिक करेंगे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, दोबारा से नीचे इसके मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है। इस ईमेल आईडी का आपको फ्यूचर या भविष्य में इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर आप अपनी वैलिड ईमेल आईडी ही डालें। उसके बाद दोबारा से ईमेल आईडी डालें। उसके बाद यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिया गया है इसको आप पढ़ लेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे आई एग्री। उसके बाद यहाँ पर जो एक कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को डालकर क्लिक करेंगे सबमिट। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आया है कि वंस फॉर्म सबमिटेड यू कैन नॉट मॉडिफाई एनी डाटा लेटर। इसका मतलब है कि अगर आपने एक बार ये फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप अपने फॉर्म में कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। तो ओके पर क्लिक जब भी आप करेंगे जब आपको लगे कि आपका डाटा एकदम सही है और गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है या आप दोबारा चेक करना चाहते हैं तो आप कैंसिल पर क्लिक करके चेक करेंगे, अन्यथा आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग चल रही है। उसके बाद आगे यहाँ पर पेज आपका खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इसका मतलब है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है, तो आप उस आईडी पासवर्ड को लॉगिन पर क्लिक करके आप उसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्लिक करेंगे वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी। उसके बाद आप यहां पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और क्लिक करेंगे जनरेट ओटीपी। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे एंटर मोबाइल ओटीपी और यहां पर लिखा है एंटर ईमेल ओटीपी। तो यहां पर आप मोबाइल की ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे और यहां पर ईमेल की ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप दोनों ओटीपीज को यहां पर वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहां पर शो करेगा। उसके बाद आप दोबारा से इसी पेज पर आ जाएंगे और इस पेज पर आने के बाद आप राइट साइड में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन के लिए आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो कांस्टेबल फायर 2024 का फॉर्म भरने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ये फॉर्म है ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन को प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और फीस की पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर आप क्लिक करेंगे। ओबीसी पर जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे आएगा नेशनैलिटी, ऑटोमेटिक यहाँ पर चूज रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। इस पर क्लिक करके आप अगर 12th पास हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट से 12th पास किए हुए हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएटेड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और अगर पीएचडी स्टूडेंट है तो इस पर क्लिक करेंगे। अपने अकॉर्डिंग क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस यहां पर चूज हो गया है। रिलीजन में आप यहां पर अपना रिलीजन चूज करेंगे, जो भी आपका रिलीजन है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है 11वें नंबर पर वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन। इसका मतलब है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, अब से पहले आपकी कोई गवर्नमेंट नौकरी है, अपनी सर्विस को किया है, तो आप यस डालेंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स डालनी होगी। उसके बाद वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, इसका मतलब है कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ओबीसी में एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यस पर क्लिक नहीं करेंगे, अन्यथा आप यस पर क्लिक भी कर सकते हैं। इसकी आप सबसे पहले गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर में आप देख सकते हैं कि क्या आप बिलोंग करते हैं मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका स्टेट कौन सा है, आप अपना स्टेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 7वें नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट यूटी। इसका मतलब है कि क्या आप अपने स्टेट से किसी और स्टेट में रहने के लिए स्थानांतरित हो गए हैं। अगर आप किसी और स्टेट में अब रहने लगे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे इसके बारे में भी डिटेल पूछी गई है कि क्या आपके पास डोमिसाइल है वहां का। तो अगर इसकी डिटेल आपके पास है तो यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप डालेंगे कि आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ ओरिजिन क्या है, अन्यथा आप नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जो हमने यस किया था आप इसको भी नो कर देंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 4-5 ऑप्शन हैं, इनको आप बहुत ध्यान से भरेंगे। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आप देखेंगे, आपको कोई चोट का निशान हो या तिल का निशान हो आप यहाँ पर उसको डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे परमानेंट एड्रेस विलेज वर्ड, आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर पोस्ट डालेंगे, यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिला सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के एक जैसा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर का एड्रेस भरा हुआ इसमें नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद आपसे पूछा गया है आपके जो फोटोग्राफ पर डेट ऑफ फोटो है वो कब की डली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो पर आपके डेट ऑफ फोटो होनी आवश्यक है। और दोस्तों फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप वो डेट डालेंगे जो भी आपकी फोटो पर है। 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, उस पर डेट 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप उस डेट को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वेदर द डेट मेंशन्ड एट पर आप यस पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर सम ऑप्शंस पूछे गए हैं कि क्या आपके खिलाफ कोई भी कोर्ट का मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ है या फिर कोई अगेंस्ट आपके कोई मुकदमा पड़ा है या किसी भी तरह का कोई आपके ऊपर केस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये आपको बता देता हूँ। 25 नंबर पर लिखा हुआ है
हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी अदर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि क्या आपको कोर्ट द्वारा कन्विक्ट किया गया है या आपने कोई भी लॉ या फिर किसी और रीजन के द्वारा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा आपको बाहर किया गया है। अगर किया गया है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद 26 नंबर पर इज देयर एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू। इसका मतलब है कि क्या किसी भी कोर्ट में आपके अगेंस्ट कोई भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर हाँ तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद 27 नंबर पर है हैज एनी FIR बीन लॉन्च्ड एंड केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू। इसका मतलब है कि क्या आपके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज हुई है और केस पेंडिंग है। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद was any FIR ever lodged against you in the past। अब से पहले क्या आपके खिलाफ कोई FIR हुई है, तो अगर हुई है तो यस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है कि क्या आपके खिलाफ कोई FIR आज से पहले हुई थी, क्या चाहे उसका केस आपका पेंडिंग हो या ना हो, बस आपको यहाँ पर डिटेल देनी है कि क्या कोई भी FIR हुई थी या नहीं हुई थी। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि क्या आप किसी भी सर्विस में गवर्नमेंट के द्वारा आपको बाहर किया गया है। अगर आपने सर्विस के दौरान कुछ भी ऐसा काम किया जिसके दौरान आपको बाहर कर दिया गया तो यहाँ पर आप यस क्लिक करेंगे। उसके बाद 30 नंबर पर आप देख सकते हैं हैव योर सर्विस एवर बीन टर्मिनेटेड व्हाइल ऑन प्रोबेशन। इसका मतलब है कि जब आपको परखा जा रहा था किसी भी सर्विस के दौरान तो क्या आपको बाहर किया गया है। अगर किया गया है तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने सभी जो भी ऊपर लिखा हुआ है, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी को आपने एकदम सही से पढ़कर और उसके बाद ही आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म भर गया है। आप अपने इस फॉर्म को एक बार चेक कर लेंगे कि आपने कोई भी गलती तो नहीं की है। तो इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपना ये पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन करेंगे। अगर कोई भी आपको गलती नजर आती है तो आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिशन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आई हैव सबमिटेड ऑल इन्फॉर्मेशन एज पर माई कंसर्न, तो ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि आप प्रूफ ऑफ एज में आप अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आप अपनी यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे या उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन अगर आपकी अदर क्वालिफिकेशन है तो उसे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एक फोटो अपलोड करेंगे जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उस पर जो डेट ऑफ फोटो लिखी होगी वो 3 महीने के अंदर ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। ऊपर आप देखेंगे आपका जो 10th का और 12th का सर्टिफिकेट है ये मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB लिखा हुआ है। इसका मतलब 1 MB के अंदर ही आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि आपका फोटो जो है 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, उसको आप अपलोड करेंगे। और जो आपका सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB के बीच ही होना चाहिए। तो उसके बाद जब आप ये यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ फी, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश क्लोज द पेज। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी पेमेंट को जब पे करेंगे तो उस समय आप रिफ्रेश अपने पेज को नहीं करेंगे, या अगर आप फोन से भर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन को बंद नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर पर भर रहे हैं तो आप अपने ब्राउजर को बंद नहीं करेंगे। उसके बाद अपनी पेमेंट करने के लिए आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पे रेट 100। अगर मान के चलिए आपकी पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाती है लेकिन आपके सिस्टम में दिखाता है कि पेमेंट नहीं हुई है और आपके पास से पेमेंट कट गई है, तो आप दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं चेक पेमेंट स्टेटस इफ ऑलरेडी पेड। इस पर आप क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद
सबसे पहले अपनी पेमेंट करेंगे, प्रोसीड टू पे रेट 100। सबसे आसान ऑप्शन दोस्तों इसमें मुझे यूपीआई के थ्रू लगता है कि क्यूआर कोड के जरिए आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अदर तरीकों से भी यहां पर आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप एसबीआई नेट बैंकिंग या किसी और अन्य बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि 11.8 रुपए आपसे एक्स्ट्रा बैंक चार्ज लिया जा रहा है, और अगर आप अदर बैंक किसी और बैंक की नेट बैंकिंग से करते हैं तो 17.7 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं, और अगर आप कार्ड पेमेंट करते हैं तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड में आपसे 12.98 रुपए लिए जा रहे हैं। अन्य किसी भी तरीके से आपसे पेमेंट नहीं लिए जाएंगे, और जैसे ही आप अदर पेमेंट मोड्स में यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे तो 0 रुपए आपसे लिया जाएगा। लेकिन अगर एसबीआई ब्रांच के थ्रू आप कैश या फिर चेक के थ्रू अपनी पेमेंट करते हैं तो 59 रुपए आपसे फालतू लिए जाएंगे। तो यूपीआई के थ्रू सबसे आसान पेमेंट करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपनी यूपीआई आईडी डालकर पेमेंट कर सकते हैं, या सबसे आसान क्यूआर कोड आप जनरेट करके भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप अपनी ये पेमेंट कर लेंगे तो आपका ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, और फॉर्म को आप अपने पास सेव करके रखेंगे। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप अपने सभी दोस्तों में ये फॉर्म जिसको भी भरना है उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।